तो हेलो दोस्तों, HDFC बैंक ने अपना Q1 का रिज़ल्ट निकाल दिया है और अब बिना टाइम वेस्ट किए इस रिज़ल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर इस बैंक के एडवांसेस रहे हैं। एडवांसेस मतलब कि इस बैंक ने कितना लोन लोगों को दिया है या बिजनेसेस को दिया है, ठीक है। तो वो इस बार रहा अराउंड 10 लाख करोड़, जो कि इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले ही बता दिया था। और ये क्वार्टर और ईयर दोनों बेसिस पर अप है। बट इसमें घबराने वाली बात यह है कि जो HDFC लोन देता है ना, उसमें से अराउंड 48% होते हैं रिटेल के लोन। और ऐसा HDFC ने कहा है कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो रिटेलर्स हैं वो लोन नहीं ले रहे हैं और उनकी एक्टिविटी बैंक में थोड़ी कम हुई है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर बात करते हैं इस बैंक के डिपॉजिट्स की। तो आप देख सकते हैं कि इस बार इस बैंक के डिपॉजिट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब ये हो चुके हैं अराउंड 11,90,000 करोड़, जो कि Q4 और Q1 दोनों में से काफ़ी ज़्यादा अप है। और इसका मेन रीज़न जो एनालिस्ट्स दे रहे हैं वो ये है कि जैसे ही येस बैंक का क्राइसिस आया, वैसे ही लोगों ने छोटे छोटे बैंक्स जैसे कि बंधन बैंक, RBL और येस बैंक, इन सब से पैसा निकालना ट्रांसफ़र कर दिया और ये बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक में डालना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इस बैंक के डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं इस बैंक के कासा रेशियो के बारे में। तो कासा रेशियो का मतलब, मान लो जो भी बैंक होते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिपॉजिट करा सकते हैं। जैसे आप और मैं सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, कई लोग करंट अकाउंट खुलाते हैं और कई डिपॉजिट्स होती हैं जैसे टर्म डिपॉजिट की। तो देखो, सीधी बात तो ये है कि करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कोई नहीं मिलता, तो ये डिपॉजिट्स बैंक के पास हैं और बैंक सारा का सारा इंटरेस्ट खा रहा है। और सेविंग्स अकाउंट पे तो आपको पता ही है कि 3-4% इंटरेस्ट मिलता है आपको, जबकि ये लोन देते हैं 10-12% में, तो सारा प्रॉफिट जाता है इनके पास। तो जितना ज़्यादा कासा रेशियो होगा उतना ज़्यादा इस बैंक के लिए अच्छा होगा। तो इस कासा रेशियो का मतलब है कि इनमें से 40% जो इस बैंक के डिपॉजिट्स हैं ये कासा से हैं, मतलब करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी बैंक के लिए अच्छी बात होगी। बट इस बार इस बैंक का कासा रेशियो आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ हुआ है, बट ये ईयर ऑन ईयर फिर भी एक अच्छे रेशियो पर ही खड़ा है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं इस बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम लाइन, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम थी, बट ये ऑलमोस्ट इन लाइन रही। और वहीं ये क्वार्टर और ईयर दोनों बेसिस पर अब गई है। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये Q1 का रिजल्ट है और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। और ये Q4 यानी कि क्वार्टर की बात कर रहा हूँ और ये ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो इस बार इस बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6658 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेशन से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम रहा है। और ये क्वार्टर डिप हुआ है, बट ये ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं कि ऊपर गया है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्यों हुआ है। इसके लिए आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब इस बैंक के NPS के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार इस बैंक के जो क्रॉस NPS थे वो रहे 1.3 और जो नेट NPS थे वो रहे 0.53। आप ये देख सकते हैं कि जो इसके नेट NPS हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशंस क्वार्टर और ईयर दोनों बेसिस पर इंक्रीज़ ही हुए हैं। तो ये इस बैंक के लिए थोड़ी सी घबराने वाली बात है, ठीक है। तो मैं आपको अब रीज़न देता हूँ कि इस बैंक का प्रॉफिट थोड़ा सा कम क्यों रहा। प्रॉफिट इस बारी का कम इसलिए रहा क्योंकि इस बारी की जो प्रोविजनिंग थी वो हुई अराउंड 3891 करोड़ की, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 3784 करोड़ की, और ये Q1 2020 में थी 2613। मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि आपको दिख नहीं रहा कि ये मैं कौन से क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्योंकि इस बैंक की इस बारी प्रोविजनिंग ज़्यादा रही, इसीलिए इनका प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसमें से प्रोविजनिंग माइनस करी जाती है, ठीक है। और इस प्रोविजनिंग का मतलब कि इस बैंक को पहले से ही आइडिया है कि कौन से जो इन्होंने लोन दिए हैं उनमें से डिफ़ॉल्ट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, तो ये पहले से ही अमाउंट थोड़ी सी साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब देख लेते हैं कि मैनेजमेंट ने ऐसा क्या बोला और मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही। तो हमें इस रिजल्ट में देखने को और भी ये मिला कि जो लिक्विडिटी कवरेज परसेंट था वो रहा 140%, जो कि मिनिमम परसेंट यानी कि 80% से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये समझ लो कि अगर बैंक को जल्दी से कोई NPS आ सकते हैं तो वो कितने एसेट्स जल्दी से बेच के उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहे अराउंड 140%, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी कि 80% से काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड 100% है, बट कोरोना वायरस की वजह से RBI ने इसे टेम्परेरीली डिक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। और फिर ये बैंक कहता है कि जो इनकी रिटेल एक्टिविटी है ये स्लो डाउन हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बैंक के जो 48% लोन होते हैं वो रिटेल्स के लोन होते हैं। तो अगर ये स्लो डाउन हो रहा है तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि इस बार इन्होंने यूज़ किया एनालिटिकल NPA रिकॉग्निशन मॉडल, जिस वजह से इनके जो NPS रेशियो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस बार इन्हें दिख रहे हैं। तो ये वैसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब कम से कम बैंक को आइडिया तो है कि इनमें से कौन से जो इनके लोन्स हैं वो NPS में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है।
और फिर इस बैंक की जो प्रोविजनिंग थी, ये जो कोविड-19 की इन्होंने प्रिस्क्राइब करी हुई है आरबीआई ने, ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा है और बैंक काफ़ी हेल्दी प्रोविजनिंग पे बैठा है, ठीक है। और फिर इस बैंक की मैनेजमेंट ने ये कहा कि अभी भी अनसर्टेनिटी है कोरोना वायरस की वजह से और ये फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थी HDFC के रिज़ल्ट के बारे में वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।